हेलो, राम राम, जय श्री कृष्णा। देखिए, हम लोगों ने अपनी सीडीपी की 2 क्लास कर ली हैं और उन दोनों क्लासों में हमने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। ठीक है, आपको याद होगा। जिन बच्चों ने इन चारों टॉपिक्स को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, हम लोग सीडीपी की क्लास चला रहे हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि की क्लास चल रही है। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है ना, बाल विकास और अध्यापन, तो इसका ये सारा सिलेबस है। ठीक है, किसका? ये ऊपर वाला जो फर्स्ट पॉइंट ए आपको नज़र आ रहा है ना, तो इस वाले पॉइंट का ये सारा सिलेबस है। इसको एक बार बढ़िया तरह से निहार लेना। ठीक है, तो इस सिलेबस में से हमने सीडीपी की 2 क्लास ली हैं अभी। ठीक है, उन दोनों क्लासों में हमने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं, यहाँ तक समाजीकरण प्रक्रियाओं तक ये 4 टॉपिक किए हैं हमने। ठीक है, अब इनसे आगे जो हमें करना है वो देखते हैं। तो 5वां टॉपिक है पाइगेट, कोलबर्ग और विगोत्सी की जो थ्योरी है ना, वो है। तो भैया, ये जो थ्योरी है ना, ये केवल इन्हीं तीनों की नहीं है। इन तीनों के अलावा बहुत और भी हैं मनोवैज्ञानिक जो बहुत फेमस थ्योरी लेकर चलते हैं। तो जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनके साथ उन जो और भी फेमस है ना, इनके साथ साथ और भी लोग हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए इस वाली वीडियो में हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो में इनको नहीं पढ़ रहे हैं। इस वाली वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, इस वाले टॉपिक को हम लोग ये जो वीडियो बन रही है अब इसमें क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, याद रखना। तो अब हमारा क्या चलने वाला है? अब हमारा चलना है बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। इसे किसने दिया? बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये क्यों यहाँ आई? ठीक है, और कौन भारत में इसे लाया? ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? ये हम सब चीज़ें देखेंगे। ये जितने टॉपिक्स हैं ना, सब क्लियर और सब अच्छे हैं। लेकिन क्लियर और अच्छे तभी नज़र आएंगे जब आपने ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जितने टॉपिक हैं ना, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आता ही आता है। और बाल केंद्रित शिक्षा पर तो इतना जोर दिया जा रहा है इस टाइम कि इससे तो कई प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए इसे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर तरह से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इस टॉपिक की तरफ, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा। ठीक, चलिए। पहली बात कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या, तो आप इसे समझिए। बाल केंद्रित का मतलब होता है जो बालकों को केंद्र बिंदु मानकर की जाए। ठीक है, जिसमें बच्चा केंद्र बिंदु हो, जिसमें बच्चा मुख्य हो, जिसमें बच्चे के बारे में सोचा जाए कि बच्चे को क्या पसंद है, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, बच्चे की रुचि किस में है, बच्चे के अंदर कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, और बच्चे की प्रवृत्ति कितनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाए उसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। जो बच्चे को केंद्र बिंदु माने और उसकी रुचि, उसकी क्षमता और उसकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाए, वो कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, विशेष रूप से याद रखना है इसे। अब एक बात बताओ, आप तो टीचर हैं, टीचर बच्चे को इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश बता रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, बच्चे तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन एक बच्चा क्लास में बैठा है और आप उस बच्चे को सिखा रहे हो, या फिर बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं और टीचर उन्हें ट्रांसलेशन करना सिखा रहे हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। लेकिन वहाँ के बच्चों को ABCD तक नहीं पता है, वो ABCD को पहचानना तक नहीं जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता ABCD क्या होती हैं। तो जिन बच्चों को ABCD नहीं पता, क्या आप उन्हें ट्रांसलेशन बताओगे तो उन्हें समझ आएगा? नहीं आएगा ना। तो भैया, बाल केंद्रित शिक्षा वही है कि जिन बच्चों को ABCD नहीं पता है, पहले आप उन्हें ABCD सिखाओ, उनको देखो कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वो ले सकते हैं, कितना वो समझ सकते हैं। पहले उन्हें ABCD सिखाओ, उसके बाद आप वर्ड मीनिंग करना सिखाओ, उसके बाद आप ट्रांसलेशन करना सिखाओ। ये है बाल केंद्रित शिक्षा, जो बच्चों की रुचि को देखे, बच्चों की प्रवृत्तियों को देखे, बच्चों की क्षमताओं को देखे। ठीक है, उसके अनुसार कार्य करे, वो है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? जो बच्चों को केंद्र बिंदु माने। ओके, तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया ना, वो सबसे पहले समर्थन किया था जॉन डीवी ने। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये वर्ल्ड में सबसे पहले जॉन डीवी ने ही, जो अमेरिकी वैज्ञानिक है, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कहा। उन्होंने देखा कि बच्चों को ज़रूरत है ऐसी शिक्षा की जो बच्चों के अनुरूप हो, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार हो, बच्चे जिसे बड़े प्रेम से पढ़ें, प्यार से करें।
उन्होंने ऐसा देखा और तब वो विश्व में पहली बार बाल केंद्रित शिक्षा के लेकर आए और इसके गहरे समर्थक कहलाए जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी मुख्य नाम है इनका बाल केंद्रित शिक्षा में, ध्यान रखना। बाल केंद्रित शिक्षा कैसी? जिसे ऐसी शिक्षा जिसे पढ़ने बच्चे को कठिनाई ना हो, बड़े प्यार से वो पढ़ ले, आनंद के साथ पढ़े, ऐसी शिक्षा जो टीचर बच्चों को समझे और फिर पढ़ाए उन्हें, बच्चों की परेशानियाँ, बच्चों की क्षमता, रुचि, प्रवृत्ति देकर फिर पढ़ाए। ठीक है, ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। अब बाल केंद्रित शिक्षा तो ये हुई, और बाल केंद्रित शिक्षा के साथ साथ क्या कहा गया, डीवी ने कहा और भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जब बच्चों को उनकी रुचि, अभी आपने देखा था ना, इसमें देखिए ये ना क्षमता, रुचि और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा दी जाए बालकों को, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जब बच्चों को उनकी रुचि, प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार पढ़ाया जाता है तो शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। अब बच्चा चाहता है ABCD पढ़ना, आप ट्रांसलेशन करा रहे तो क्या बच्चा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। लेकिन बच्चा जब ABCD पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे ABCD सिखाओ, और जब ABCD सिखाओगे तो उसकी ABCD पूरी पक्की हो जाएंगी, वो अच्छी तरह रट लेगा, याद कर लेगा, रटेगा नहीं, याद कर लेगा, समझ जाएगा। और जब वो समझ जाए उसके बाद उसे आगे की सीढ़ी पर चढ़ाओ। तो इसमें यह कहा गया कि जब आप बच्चों को उनकी रुचि, क्षमताओं के अनुसार पढ़ाते हो ना, तो उसका शिक्षा का जो स्तर है ना वो बढ़ जाता है, वो समझने लगता है, वो समझने लगता है। और जब वो समझने लगता है तो इसी को कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा, क्योंकि बच्चे की प्रगति हुई है ना, बच्चे की प्रगति हुई है। वो पहले नहीं जानता था, लेकिन आपने उसी चीज़ को उसे पढ़ाया जो वो जानना चाह रहा था, तो अब उसकी प्रगति हुई शिक्षा में, इसलिए उसे प्रगतिशील शिक्षा नाम दिया गया। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के और बाल केंद्रित शिक्षा के सबसे बड़े समर्थक रहे वो जॉन डीवी ही थे। ठीक है, कौन थे? जॉन डीवी थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अभी बताया था ना, बताओ। अमेरिका के। वेरी गुड। ठीक है, और प्रगतिशील शिक्षा में क्या कहा गया कि प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया कि ये जो शिक्षा है ना, शिक्षा बच्चों के लिए बनी है। ऐसा नहीं है कि बच्चा शिक्षा के लिए बना हो। अरे भैया, जब बच्चा है तभी तो शिक्षा है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा तभी ही बच्चा होगा, ऐसा तो नहीं है। तो याद रखना हमेशा, प्रगतिशील शिक्षा में ये कहा गया कि देखो शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ओके, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। बच्चे को ही केंद्र बिंदु माना है। जहाँ बच्चे से के हित से संबंधित बात आ जाए तो समझ लेना वो बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था इसमें? शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। और दूसरा क्या? प्रगतिशील शिक्षा जो होती है ना, उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। उसका सर्वांगीण विकास होता है, केवल एक ही चीज़ मजबूत नहीं होती उसकी, वो सारी चीज़ मजबूत हो जाती हैं उसकी मानसिकता, उसकी बौद्धिकता, उसके क्रियाशीलता सब मजबूत हो जाती हैं जब बच्चे के अनुरूप कार्य किया जाता है। तो जब प्रगतिशील शिक्षा चलती है तो सब उसका मजबूत होता है, सर्वांगीण विकास होता है उसका। और सबसे बड़ी बात कि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है ना, वो करके सीखने की प्रेरणा देती है। आप करो और सीखो, ये ऐसी प्रेरणा देती है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है? करके सीखने की प्रेरणा देती है। ये करके सीखने की योग्यता को बढ़ाती है। बच्चा अपने हाथों से करके सीखता है। ABCD लिखकर दे दी और बच्चा लिखता जा रहा, अपने हाथों से लिख रहा है ना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसे, क्योंकि उसने वो काम पाया जिसके लिए वो जिज्ञासु था, जिसके लिए उसे ज़रूरत थी, जिसके लिए वो समर्थित था, जिसके लिए वो समर्थ था। ठीक है, तो इसमें करके सीखने की योग्यता बढ़ती है। ओके, और इसके मुख्य समर्थक कौन थे? जॉन डीवी। ये याद रखना, याद रखने के लिए दिया है, समझने के लिए दिया है। ठीक है, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना। ये ऐसे क्वेश्चनिंग है, ये ऐसी चीज़ें हैं प्यारे कि ये CTET के पेपर में, UPTET के पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जहाँ भी आप टीचिंग से संबंधित कोई भी पेपर दोगे, ये वहाँ पूछे ही जाने हैं, इसलिए इन्हें सही से आप ध्यान से पढ़ लेना। एक बार में समझना है तो दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, पर ध्यान से देखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। लेकिन कुछ बच्चों को जब आप बहुत अच्छी तरह पढ़ा देते हो ना, फिर भी उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे कुछ अक्षमताओं को देखते हैं। मतलब जो कुछ ऐसे होते हैं उनमें से जो पढ़ नहीं पाते सही से, कुछ ऐसे होते हैं जो लिख नहीं पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, कुछ ऐसे जो होते हैं जो तनाव में बैठे रहते हैं। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने ये सब बात कही, और जब ये सब बातें कही तो उन बालकों को जो पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तनाव में रहते हैं, तो उन बच्चों को कुछ नाम दिया गया, और उन बच्चों की इस बीमारी को कुछ नाम दिए गए। वो नाम कौन कौन से हैं? देखिए, वो नाम है ऐसे नाम जिन्हें आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं।
ठीक है। लेकिन इन नाम से पहले एक चीज़ और हम पढ़ते हैं, क्योंकि जॉन डीवी की बात आई है, तो यहाँ जॉन डीवी के बारे में एक बात और पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक तो रहे थे, छात्र केंद्रित इन्होंने शिक्षा की बात की थी। और जब छात्र केंद्रित शिक्षा की बात की तो इन्होंने ट्राइपोलर प्रोसेस का सिद्धांत दिया। ट्राइपोलर प्रोसेस बताई इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली के बारे में बताया था जॉन डीवी ने। अब त्रिध्रुवीय क्यों बताया? इन्होंने ये कहा कि जब शिक्षा दी जाती है ना, तो शिक्षण विधि में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। किसका? 3 चीज़ों का। और 3 चीज़ ये त्रिध्रुवीय, 1 ध्रुव, 2 ध्रुव, 3 ध्रुव, ठीक है। तो इन तीनों का होना जरूरी है। यदि ये तीनों नहीं होंगे तो शिक्षण विधि अधूरी मानी जाएगी, बेकार मानी जाएगी। ओके, इसलिए तीनों जरूरी हैं। उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली दी। और त्रिध्रुवों में क्या था? पहला ध्रुव था, यानी कि पहला चर था कौन? टीचर, एक शिक्षक। दूसरा था स्टूडेंट और तीसरा था सिलेबस। इन्होंने 3 ध्रुव दिए, ट्राइपोलर प्रोसेस दी। उन्होंने कहा कि टीचर जो होता है ना, वो स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होता है। वो अपना आप कुछ भी कर सकता है। आप जैसे आप सपोज़ कीजिए आप क्लास में हो, ठीक है। आप क्लास में हो तो आप जो भी कुछ पढ़ाओगे बच्चा वही तो पढ़ेगा ना, वही। तो आप स्वतंत्र चर हो, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो। आप कौन हो? स्वतंत्र चर। त्रिध्रुवीय मॉडल में पहला चर क्या है? स्वतंत्र चर, उसे कहते हैं टीचर। और दूसरा क्या है? दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। आपने जो पढ़ाया स्टूडेंट ने वही सीख लिया, ये आश्रित है आपके ऊपर, तो ये आश्रित चर है। स्टूडेंट कौन? आश्रित चर, आपके ऊपर आश्रित है ना ये। आप जैसा पढ़ाओगे, टीचर जैसा पढ़ाएगा वो वैसा ही पढ़ेगा, स्टूडेंट वैसा ही पढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, टीचर भी है स्टूडेंट भी है, पर टीचर पढ़ाए क्या बच्चों को? पढ़ाए क्या? क्या कुछ पता है कि क्या पढ़ाए क्या ना पढ़ाए? स्टूडेंट क्या पढ़े टीचर से? कुछ नहीं समझ आता। इसीलिए तीसरा जो चर है वो है सिलेबस। तीसरा क्या? सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम। जॉन डीवी ने कहा कि यदि हम केवल टीचर और स्टूडेंट को रख देते हैं, केवल टीचर स्टूडेंट को रख देते हैं, तो भैया टीचर क्या पढ़ाएगा और स्टूडेंट क्या पढ़ेगा नहीं पता। इसलिए हम तीसरे चर को भी रख रहे हैं, जिसका नाम है सिलेबस, जिसका नाम है पाठ्यक्रम। ये कहलाएगा मध्यस्थ चर। क्या कहलाएगा? मध्यस्थ चर। ये बीच में रहेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट टीचर को पढ़ाने के लिए आएगा ना, तो टीचर को ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों में से यदि कोई नहीं हुआ, एक भी ना हुआ, तो टीचिंग अधूरी मानी जाएगी। क्या? टीचिंग अधूरी मानी जाएगी। तो याद रखना, ये ट्राइपोलर जो प्रोसेस है ना, बहुत फेमस है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेना, ठीक है। जॉन डीवी ने क्या दिया? ट्राइपोलर प्रोसेस दी थी, त्रिध्रुवीय प्रणाली दी थी, जिसमें टीचर स्वतंत्र चर था। ये स्वतंत्र रहता है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी पढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। इधर स्टूडेंट क्या है? आश्रित चर है, ये आश्रित रहता है टीचर के ऊपर, टीचर जो पढ़ाएगा उसे ग्रहण करेगा। और लेकिन टीचर क्या है? टीचर सिलेबस को देखता है और उस सिलेबस को देखकर ही स्टूडेंट को वो पढ़ाता है। तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों के बिना टीचिंग अधूरी है, याद रखना, ठीक है। विश्व में तो इस टीचिंग को जॉन डीवी लेकर आए, जो बाल केंद्रित शिक्षा थी, जो प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक रहे, वो जॉन डीवी थे। लेकिन भारत में कौन लेकर आया? भारत में गीजूभाई बधेका, ये गुजराती थे। इन्होंने भी देखा कि यहाँ भी भारत में भी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों के बारे में समझ कर ही शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। तो भारत में गीजूभाई बधेका लेकर आए थे इसे, ठीक है। अब आगे क्या है? आगे हमने आपको बताया ना कि शिक्षा जब दी जाती है ना, तो बहुत बच्चे तो बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं, बहुत स्टूडेंट बहुत होशियार होते हैं जो बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं। लेकिन उन बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे होते हैं जिन्हें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, जो पढ़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सही से उत्तर नहीं दे पाते। तो ऐसे बच्चों को बीमारी से ग्रसित माना जाता है, जो पढ़ते पढ़ते रुक जाएं, समझ ना पाएँ, तनावग्रस्त बैठे रहें। तो उन सब जो बच्चे हैं जो इस तरह की परेशानियों से ग्रसित हैं, जिन्हें अधिगम में कठिनाई आ रही है, जिन्हें सीखने में परेशानी आ रही है, उन बच्चे की सीखने की कठिनाई को अनेक नाम दिया गया। अब वो अनेक नाम कौन कौन से हैं देखिए, हम लोग चलते हैं। तो यहाँ लिखा है अधिगम अक्षमता, यानी कि सीखने में परेशानी, सीखने में अक्षमता, यानी सीख नहीं पा रहे बच्चे। तो सीखने में कैसी कैसी कठिनाई आती हैं, बच्चे किन किन परेशानियों का सामना करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी परेशानियों का सामना करते हैं इनका, देखिए। लेकिन यहाँ हम स्कूल के लिए बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों को ही रखेंगे यहाँ। तो पहली इसमें जो परेशानी है वो क्या है? वो है डिसलेक्सिया,
क्या? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में कठिनाई। इन सब पॉइंट्स को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा कोई पेपर है ही नहीं शिक्षा से संबंधित जिसमें ये आते ना हो। हर एक में आते हैं, 2 3 4 नंबर के आते ही आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला क्या है? पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई। कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, उन्हें बुक दे दो, बेटा रीडिंग करो, बच्चे रीडिंग करते हैं, करते करते बंद हो जाते हैं, वास को सा बोलने लगते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाते सही से, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या? डिसलेक्सिया। याद रखना है इस बात को, ओके। डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने में कठिनाई। दूसरा है डिसग्राफिया। ग्राफिया आप जानते हो ना, आप ग्राफ तो बनाते हो ना, कॉपी में बना दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया। तो जो लिखने से संबंधित कठिनाई है, जो लिखने से संबंधित कठिनाई है वो होती है डिसग्राफिया। ग्राफिया को ग्राफ से कनेक्ट करना, ठीक है, ग्राफिया को ग्राफ से कनेक्ट करना। ग्राफ तो बनाया जाता है ना, तो यानी लिखाई जाता है ना, तो लिखने में कठिनाई जो होती है वो डिसग्राफिया कहलाती है। तीसरा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, अच्छा कैलकुलिया किससे बना है? कैलकुलिया बना है कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन कहाँ होती है? गणित में होती है। तो जहाँ गणित की गणना करने में कठिनाई आ रही हो उसे कहते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन से डिसकैलकुलिया याद रखना, ठीक है। डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है? गणित में कठिनाई, यानी कि गणित की गणना करने में कठिनाई। कनेक्ट करना इन आपस में, रिलेट करना इनको आपस में, ठीक है। चौथा है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या है? ये शारीरिक गतिविधि से संबंधित है, ये कौशल विकार होता है। कुछ बच्चों के हाथ पैर देखने में एकदम बढ़िया लगते हैं कि एकदम सही होंगे, लेकिन जब ये बच्चों को कुछ खेलने के लिए दे दिया जाए या कुछ कार्य करने के लिए दे दिया जाए तो ये सही से कर नहीं पाते हैं। खेलने के लिए दिया तो खेलते खेलते गिर गए, खेल ही नहीं पा रहे हैं। इनको दे दिया फुटबॉल खेलो, तो फुटबॉल में जहाँ पैर मारना चाहिए पैर नहीं मार पा रहे हैं। कोई भी चीज़ खेलने के लिए दी तो वो सही से कर नहीं पाते। शारीरिक गतिविधि जो होती है, इनका जो कौशल होता है ना वो ठीक नहीं होता है इनका, ठीक है। उन्हें कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, जो शारीरिक गतिविधि से संबंधित है। जो शारीरिक गतिविधि विकार है, कौशल विकार है, उसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। अब प्रैक्सिया को रिलेट करो फ्रैक्सिया से, और फ्रैक्सिया यानी कि फ्रैक्चर, ऐसे इस तरह रिलेट करो कुछ करके, ठीक है। तो फ्रैक्चर कहाँ होता है? फ्रैक्चर तो शरीर में ही होता है ना कहीं, मन में या आत्मा में तो होगा नहीं। तो फ्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया को फ्रैक्सिया से कनेक्ट हो, फ्रैक्सिया मतलब फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर कहाँ होगा? शरीर में, ये याद रखना। तो डिस्प्रैक्सिया कहाँ का बीमारी है, कहाँ की परेशानी है? ये कौशल विकास संबंधी परेशानी है जो अधिगम में आती है, सीखने में आती है, ठीक है। रिलेट करना जैसे भी आपका मन लगे, उल्टा सीधा कैसे भी ना रिलेट कर लेना, बस याद कर लेना, समझ लेना कि ये क्या चीज़ है। अब आगे क्या है? आगे डिस्मॉर्फिया। तो मॉर्फिया का मतलब हो गया, मॉर्फोलॉजी होती है आकार की, किसी भी चीज़ का आकार, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का आकार का अध्ययन करते हैं तो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। तो अब इसमें क्या है? इसमें डिस्मॉर्फिया, यानी कि हम उस आकार का अध्ययन कर ही नहीं पा रहे कि ये गोल है या ये लंबा है या ये चौड़ा है या कैसा है, हम इसका आकार का अध्ययन नहीं कर पा रहे। और जो बच्चे आकार का अध्ययन नहीं कर पाते, आकार को नहीं समझ पाते, उन्हें कहते हैं ये तो भैया डिस्मॉर्फिया से ग्रसित है, यानी कि आकार संबंधी विकार है, डिस्मॉर्फिया से ग्रसित है ये तो। जैसे उसके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया उसके सामने, उससे कहा कि भैया इसका आकार कैसा है जरा देखकर बताओ। अब वो समझ नहीं पा रहा कि आकार कैसा बताऊं, किस तरह का बताऊं इसका आकार। अब किसी बच्चे के सामने एक गोला बना दिया, उससे कहा भैया ये बताओ ये क्या है, बताओ आकार कैसा, इसका चौकोर है या गोल है या कैसा है। अब वो बच्चा बता ही नहीं पा रहा कि इसकी आकृति गोल है या चौकोर है, कैसी है। तो जो आकृति संबंधी विकार है, ठीक है, जो आकृति संबंधी विकार है उसे कहते हैं डिस्मॉर्फिया। मॉर्फोलॉजी से बना है, याद रखना, ठीक है। और जहाँ आकार नहीं समझ आता है, आकृति नहीं समझ आती है किसी चीज़ की, वो डिस्मॉर्फिया कहलाता है, ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं क्लास में, बहुत होते हैं ऐसे बच्चे ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डेलीरियम। तो डेलीरियम क्या है? ये दिमाग का सामान्य से मंद होना। जैसे आपका माइंड जो है सामान्य गति से चल रहा है, लेकिन फिर आपने कुछ क्लास में बच्चे देखे, कुछ बच्चों का माइंड बड़ा कमज़ोर होता है, वो मंद बुद्धि होते हैं। कहते हैं ना, अरे तो बड़ा डल है, तो ये क्या है? डेलीरियम। इस डेलीरियम को डल से कनेक्ट करना, डेलीरियम को डल से कनेक्ट करना। कहता है अरे तू बहुत डल है, तू बहुत डेली है, बहुत डल है, बहुत डेली है, ऐसे याद कर लेना, ऐसे ध्यान कर लेना।
तो जो डेलिरियम है ना वो दिमाग से संबंधित विकार है, आप जो सामान्य से मंद की ओर ले जाता है, यानी कि मंद बुद्धि बच्चों को जो बीमारी मानी जाती है वो डेलिरियम बोला जाता है। ठीक है, क्या डेलिरियम, डल को डेलिरियम से कनेक्ट करना, याद रखना इस चीज़ को। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया क्या, थेमिया, टेंशन से बना है ये। जब बच्चा क्लास में बैठा बैठा तनावग्रस्त रहता है, कुछ कार्य करने के लिए, दो कार्य करता नहीं, सोचता ही रहता है, उसे पता ही नहीं कैसे करूं कैसे नहीं करूं, बस तनाव में रहता है, टेंशन सी भरी रहती है उसके दिमाग में। हाथ में पेंसिल है, सामने उसके पेपर रखा है, लिखने को दिया गया है, चित्र बनाने को लिए दिया गया है, लेकिन वो बना ही नहीं पा रहा। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही, वो टेंशन से ग्रसित है, कैसे बनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी तनावग्रस्त जो स्थिति होती है ना, उसे कहते हैं डिस्थेमिया। ठीक है, थेमिया, थेमिया ये टेंशन से बना है, थेमिया। ओके, आगे चलते हैं, आगे है डिस्टोफिया। तो डिस्टोफिया क्या है, ये बुरी काल्पनिक स्थिति है, यहाँ बुरी बुरी बातें ही आती हैं याद। क्या आता है, केवल बुरी बुरी बातें याद आएंगी। कोई बच्चा एग्ज़ाम देकर आया है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम देकर आया है, लेकिन मनी मन में बैठा बैठा सोच रहा है, अरे मेरे एग्ज़ाम ख़राब हो गए तो क्या होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे एग्ज़ाम ख़राब हो गए हैं, अरे मैं क्या करूं, इतना ख़राब हो गया तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे, मेरा टीचर मुझ पर चिल्लाएंगे, मैं क्या करूं। मतलब वो बालक केवल बुरी बुरी कल्पना ही करता है, और जब कोई बच्चा बुरी बुरी कल्पना ही करे, बुरी काल्पनिक स्थिति हो जाए, तो समझ लेना वो डिस्टोफिया से ग्रसित है। ठीक है, डिस्टोफिया का मतलब क्या, बुरी काल्पनिक स्थिति। ओके, फिर आता है एमेंसिया। एमेंसिया बहुत फेमस टर्म है। एमेंसिया क्या है, ये भूलने की बीमारी है। ये तो भैया बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत बुरी तरह लगी हुई है। आपने देखा होगा घर के बुजुर्ग भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं। चश्मा रखकर भूल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कहाँ रखा है। चश्मा माथे पर ही भले क्यों ना रखा हो, लेकिन फिर भी उन्हें याद नहीं रहता कि चश्मा कहाँ रखा है। तो एमेंसिया भूलने की बीमारी है, भूल जाते हैं ना, कोई भी सामान रखकर कोई भी बात बोलकर भूल जाते हैं, एमेंसिया बोला जाता है। फिर आता है डिस्फासिया। डिस्फासिया, डिस्फासिया क्या है, फासिया को भाषिया से कनेक्ट करना, भाषिया यानी कि भाषा, डिस्फासिया यानी फासिया यानी कि भाषिया, भाषिया यानी कि भाषा। ठीक है, तो जब आप भाषा याद रखोगे ना, तो भाषा से आपको ध्यान रखना, भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो डिस्फासिया क्या है, डिस्फासिया बोलने से संबंधी विकार है। जब कोई बच्चा बोलते बोलते रुक जाए और हकलाने लगे, समझ नहीं आए उसे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उसे कहते हैं डिस्फासिया संबंधी विकार, यानी बोलने संबंधी विकार। ठीक है, याद रखना, ये टर्म आपको सब अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित हर पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, और प्यार से ही आपको समझना पड़ना है। देखिए, इससे पिछली जो 2 वीडियो बनी है ना, उनमें क्लैरिटी आपको नज़र नहीं आ रही थी। बहुत बच्चों ने शिकायत की हमसे कि इसमें आप थोड़ा क्लैरिटी लाइए। तो भैया आपको एक बात बताऊं, देखो हमें नहीं पता है कि ये जो वीडियो बनती हैं इसमें क्लैरिटी कैसे लाते हैं। हम तो आपके सामने बिल्कुल साधारण तरह से वीडियो बनाते थे, जैसे फ़ोन रख दिया और स्टैंड पर लगा दिया, और केवल जैसे आपके सामने बैठे हम पेन से लिख रहा हूँ, केवल वैसे ही हम वीडियो बनाते थे, पेन से लिख कर ही, ऐसे ही बस। तो क्लैरिटी के बारे में हमें नहीं पता कि किस तरह उसमें क्लैरिटी डाली जाती है। हम बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो बनाते हैं, एकदम नॉर्मल सी। यदि आप में से किसी को भी पता हो कि किस तरह वीडियो को एकदम क्लियर बना सकते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगे और बहुत साफ लगे, एक एक अक्षर समझ आए, यदि आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम उस तरह बनाने की कोशिश करेंगे। चूँकि हमें नहीं पता, इसलिए हमने बनाई नहीं उस तरह से, हमने तो बहुत सिंपल तरह से बस आपके सामने प्रस्तुत कर दी थी। हमें पता है आप लोगों को उसे देखने में बहुत कठिनाई हो, इस बात के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जो 2 वीडियो पहले गई हो ना, कोशिश करना देखने की और पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उन्हें पढ़ना। ओके, तो हमने आपकी शिकायतें देखी, सुनी और समझी, इसलिए हमने आज इस तरह से लिखने की कोशिश की है इसके इस पेन से, ताकि आपको ये साफ साफ नज़र आए। तो भैया अभी साफ नज़र आ रहा हो तो आप प्लीज़ अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि आज साफ नज़र आ रहा है या साफ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, और आपके पास कोई भी ऐप हो जो आप हमें बताओ कि उस ऐप को डाउनलोड करें जिससे वीडियो में क्लैरिटी आएगी, तो हम वही ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप बताइएगा जिसको भी पता हो। फ़िलहाल हम लोग आज ऐसे पढ़ रहे हैं, और हो सकता है कल कुछ अच्छा मिला तो इससे अच्छा हो जाए। ठीक है, और उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, आपने देख लिया
कि शिक्षा संबंधी विकार कौन कौन से, शिक्षा में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, बच्चों को सीखने में कौन सी परेशानियां आती हैं। आपने जॉन डीवी के ट्राइपोलर प्रोसेस को भी समझ लिया। अब ये सब बात तो हो गई, लेकिन इन सब बातों के अलावा भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि शिक्षक को कुछ ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे बालक के मन में वो शिक्षा को धारण करा सकें, जिससे बालक को वो शिक्षा सिखा सकें, पढ़ाई सिखा सकें, समझा सकें। ऐसी कुछ विधियाँ होनी चाहिए। जब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा तो उन कुछ मनोवैज्ञानिकों में से ही कुछ स्पेशल मनोवैज्ञानिक निकल के आए और उन्होंने कहा कि हम बताते हैं उन विधियों को। तो जो निकल के आए ना, उनमें निकल के आए सबसे पहले कौन? अरस्तू। ये आ गए अरस्तू। अरस्तू ने कहा कि मैं जानता हूँ कि कौन कौन सी विधि होनी चाहिए। अब पहले कौन आया, बाद में कौन आया, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पहली विधि हम देखते हैं, निगमन विधि। ठीक है, तो जो निगमन विधि थी ना, ये शिक्षण की विधि थी। टीचर को ये विधि अपनानी चाहिए, टीचर को ये समझना चाहिए और समझकर बच्चों को समझाना चाहिए। तो शिक्षण विधियों में जो पहली विधि आती है वो निगमन विधि। ये जो निगमन विधि है ना और इन्हीं की आगमन विधि है, इन पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना। ठीक है, क्योंकि हर पेपर में ये पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख देना इन पर। इन्होंने जो निगमन विधि थी ये किसने दी थी? ये दी थी अरस्तु ने। ठीक है, जनक इनके अरस्तु हैं। और ये कैसी विधि? ये शिक्षक केंद्रित विधि है। कैसी? शिक्षक केंद्रित। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तब से तो बाल केंद्रित बात कर रहे थे, अब शिक्षक केंद्रित क्यों कर दिया? ये शिक्षक केंद्रित विधि इसीलिए है क्योंकि जब एक शिक्षक क्लास में होता है तो क्लास में जाकर वो बच्चों को नियम सिखाता है किसी चीज़ के। ठीक है, और नियम सिखाकर फिर उदाहरण देता है। और ये विधि कैसी है? ये पहले नियम सिखाती है फिर उदाहरण देना बताती है, इसलिए इसे निगमन विधि भी कहते हैं। ठीक है, कैसी विधि है? ये पहले नियम सिखाती है फिर उदाहरण देती है, ऐसी विधि है ये निगमन विधि ऐसी है। डिडक्टिव मेथड यही है। अब नियम उदाहरण कैसे? कि जैसे कि एक टीचर है। ठीक है, टीचर ने कहा कि हमारे इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस पाई जाती हैं। और जब ये कहा तो ये कहते कहते टीचर बोले, तुम्हें पता है कि जब ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलते हैं ना तो जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। टीचर ने उदाहरण क्या दिया कि जब ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलते हैं तब जाकर जल बनता है। अब देखो, निगमन विधि चल रही है ये। टीचर ने सबसे पहले नियम बताया। नियम क्या बताया? कि हमारे यहाँ संसार में बहुत सारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन मिली और हाइड्रोजन मिली, इन दोनों ने क्रिया करी तब जाके जल बना। तो सबसे पहले इन्होंने नियम बताया। क्या बताया? नियम बताया। डायरेक्ट इन्होंने जल नहीं बताया, इन्होंने पहले नियम बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। इन्होंने बताया और जैसे ही बताया तो जल का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी विधि? यही निगमन विधि। ठीक है, पहले नियम बताए जाए, उसके बाद क्या बताया जाए? उसके बाद उदाहरण दिया जाए। ये है निगमन विधि। ठीक है, तो ये क्या काम करती है निगमन विधि? ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ले जाती है। पहले प्रमाण दिया कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा, फिर जाकर क्या बनेगा? जल बनेगा। तो ये कैसी विधि है? ये पहले प्रमाण देती है। क्या प्रमाण देगी? प्रमाण क्या दिया? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, फिर प्रत्यक्ष की ओर ले जाएगी। अब प्रत्यक्ष करके जल दिखा दिया कि इससे वाटर बन गया। ठीक है, ये आपको रटना नहीं है, समझना है केवल। पहले प्रमाण दिया इन्होंने कि ये चीज़ होती है यहाँ, ये चीज़ है यहाँ, फिर इसको दिखा दिया क्या? जल के रूप में। अब ये उदाहरण हो गया जल। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ले जाती है। जल दिखाई देता है ना तो प्रत्यक्ष की ओर ले जाती है। और ये विधि क्या है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म क्या? ये नज़र नहीं आएंगी सही से, लेकिन ये नज़र ज़रूर आ जाएगा। स्थूल यानी कि जो स्थल से बना। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ओके, तो निगमन विधि कैसी है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाने वाली, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत बढ़िया तरह नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जल तो नज़र आता है ना। तो ये अज्ञात जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमें बढ़िया तरह नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ इन दोनों से मिलाकर जल का निर्माण कर दिया, तो ये अब हमें नज़र आने लगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? ये अज्ञात से, ये तो अज्ञात है ना, लेकिन जल क्या है? ज्ञात है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर जो ले जाए वो है निगमन विधि।
अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाए। अमूर्त का मतलब क्या है? अमूर्त का मतलब ऐसी चीज़ जो नज़र ना आए, केवल मन में ही जिसकी कल्पना की जाए, केवल मन से ही जिसके बारे में सोचा जाए। जैसे गणित की गणना करते हैं ना, मन में कैलकुलेशन कर लिया और निकाल दिया आंसर, ऐसे ही, ठीक है। तो अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाती है ये विधि, ऐसी है, ठीक है। और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है, याद रखना। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन बताया, फिर जल को देख दिया, यानी विशिष्ट कौन बन गया? विशिष्ट हो गया जल। तो ये इस तरह की विधि है। अब ये विधि दी थी अरस्तु ने, याद रखना। और इसी विधि का जस्ट अपोजिट है आगमन विधि। आगमन विधि कैसी है? देखिए आगमन विधि कैसी है। इसमें आगमन विधि ये भी अरस्तु ने ही दी थी, ये अरस्तु ने दी, और ये छात्र केंद्रित होती है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड है ये, और इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें पहले उदाहरण होता है, फिर नियम होता है। इसमें पहले बता दिया गया कि H2O जल होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये बताइए कि ये बनता कैसे है। तब टीचर ने जाकर बताया कि ये ऐसे बनता है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता, तब जाकर जल बन जाता है, ये बताया। यानी कि सबसे पहले उदाहरण दिया टीचर ने कि देखो बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है, जल है तो जीवन है। लेकिन फिर बताया कि जल बनता कैसे है, यानी उदाहरण दे दिया पहले जल का, और फिर उसके बाद बताया कि जल बनता कैसे है, ठीक है। तो ये होता है आगमन विधि में, पहले उदाहरण होता है, उसके बाद नियम होता है। ये अरस्तु ने दी और ये छात्र केंद्रित है, ठीक है। करके सीखने की इसमें प्रेरणा पर बल दिया जाता है। और जो आपने अभी निगमन पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने सूक्ष्म से स्थूल की ओर, लेकिन यहाँ क्या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, क्योंकि पहले जल दिख रहा है ना आपको, इसके बाद आप उस जगह जा रहे हो जो आपको नहीं दिख रहा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जल तो विशिष्ट है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जल ज्ञात है, हम जानते हैं कि ये जल है, लेकिन इससे हम कहा जा रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त ऐसी चीज़ है जिन्हें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अमूर्त ऐसी चीज़ है जिन्हें हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते सही से, ठीक है। तो जल को तो हम छू सकते हैं, तो मूर्त से अमूर्त की ओर। और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष तो जल दिखता है ना, लेकिन प्रमाण क्या है इसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गई आगमन विधि, ठीक। 2 विधियाँ हो गई। तीसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये सबसे पहले फ्रांस में आया था 1901 में, ठीक है। लेकिन जहाँ भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले ये एक टिपिंग नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, श्री टिपिंग बोलते थे उन्हें। वो बंगाल में वो लेकर आए, बम्बई में फ्रेजर लेकर आए, और येट्स नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे वो मद्रास में लेकर आए। इन तीनों को श्रेय जाता है भारत में इसे लाने का, ठीक है, डायरेक्ट मेथड को। और डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? डायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि यहाँ ना तो आपकी मातृभाषा से मतलब है कि आपके मम्मी पापा ने क्या सिखाया है, ना उन्हें हिंदी से मतलब है, ना किसी भाषा से मतलब है। उन्हें मतलब इससे है कि आप डायरेक्ट जो हम आपको बता रहे हैं आप वो सीखो, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है? मातृभाषा और व्याकरण की सहायता वर्जित है। इनमें मातृभाषा और व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश भाषा है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं जहाँ विदेशी लोग, जहाँ विदेशी टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ जो आसपास के लोग रहते हैं ना, जो रिक्शे वाले तक हैं, उनके बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, फर्राटेदार, जबकि वो बच्चे कभी स्कूल में नहीं गए हैं, वो बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट मेथड अपनाया जा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट सुनकर, बोलकर और देखकर सीख रहे हैं। उनके सामने डायरेक्ट विधि है ये, क्योंकि अंग्रेज वहाँ आ रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं। वहाँ पर ना तो मातृभाषा की ज़रूरत पड़ी, ना व्याकरण की सहायता की ज़रूरत पड़ी, और डायरेक्ट वो सीख गए। तो ये जो विधि है ना, ये प्रत्यक्ष पर बात करती है। ये कहती है कि आपको हम व्याकरण नहीं सिखाएंगे, मातृभाषा नहीं सिखाएंगे, आपको जो हम बोल रहे हैं केवल वो समझो। हमने आपके सामने हथौड़ा रख दिया तो ये हथौड़ा है, याद रखो ये क्या है? हथौड़ा है, याद रखना है आपको, ठीक है। दिखा दिया, ये दिखा दिया कि ये हथौड़ा है, इसको सीख लो। अब हथौड़ा में H आता है कि T आता है कि O आता है, इससे मतलब नहीं है आपको, केवल समझो हथौड़ा है और हथौड़ा यहाँ लिख दो, बस इतना है, ठीक है, याद रखना। और ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ चित्र भी दिखाया जाता है, चित्र के साथ साथ मौखिक लिखित अभ्यास कराया जाता है और भाषा सिखाई जाती है, लेकिन व्याकरण और मातृभाषा इसमें वर्जित है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध होता है। वस्तु हथौड़ा है और शब्द लिख दिया हथौड़ा, ठीक है। वस्तु तो दिख रही है आपको, ये लोहे की चीज़ दिख रही है, लेकिन शब्द लिख दिया हथौड़ा, ठीक है। तो यहाँ वस्तु और शब्द के बीच सीधा संबंध होता है, ओके। ऐसी है ये डायरेक्ट विधि, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इसे। आगे बढ़ते हैं। चौथी आती है प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि ऐसी है, इसके प्रवर्तक थे किलपैट्रिक। कौन थे? किलपैट्रिक, ठीक है। और ये अनुभव
और छात्र केंद्रित है, ये अनुभव केंद्रित और छात्र केंद्रित है। प्रोजेक्ट आप देखते हो ना, स्कूल में टीचर लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, जाओ जाओ इस चीज़ पर प्रोजेक्ट बना कर लाना, आपको हमें कोई चीज़ दे रहे हैं, चलो आप ऐसा करना, एक पेड़ बनाना, पेड़ के बारे में सब लिखना, एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेना। तो टीचर ने बनाने के लिए दे दिया, अब बच्चा स्वतंत्र है इसमें कार्य करने के लिए, वो कुछ भी करे, कुछ भी करे। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी समस्याओं का हल स्वयं करता है। इसमें बच्चा अपनी समस्याओं का हल स्वयं करता है। टीचर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, अब बच्चा जैसा चाहे वैसा बनाए, पर बनाकर लाना होता है, ठीक है। और एक बात और है कि इसी विधि को वास्तविकता का सिद्धांत विधि भी कहते हैं। ये वास्तविकता के सिद्धांत की विधि भी कहलाती है ये प्रोजेक्ट विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी के जीवन में जो समस्याएं आती हैं ना, उन समस्याओं का निराकरण वो स्वयं करता है, उनका हल वो स्वयं करता है। ये वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित विधि है, इसलिए इसे वास्तविकता के सिद्धांत विधि कहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड को। ओके, किलपैट्रिक ने इसे दिया। और ये अनुभव किसका? छात्र का, ठीक है, और टीचर का भी। तो छात्र का अनुभव जब होगा किसी चीज़ में, उससे कहा जाए कि भैया तुम पेड़ के ऊपर प्रोजेक्ट बना कर लाओ, प्रोजेक्ट बना कर लाओ जाओ, तो उसका अनुभव तो रहा होगा ना कि उसने पेड़ देखा होगा, पेड़ कैसा होता है, तभी तो वो बनाने जाएगा ना। तो अनुभव पर आधारित और छात्र केंद्रित है ये, ठीक है। इसमें विद्यार्थी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, समस्या को हल स्वयं करता है, और इसमें समाजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है, विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और इस विधि में ऐसा है कि ये जो विधि है ना, ये विधि बच्चों को एक समूह में रहकर कार्य करना सिखाती है। इसमें बच्चे की क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि बच्चा समूह में रहकर कार्य करता है, तो हर बच्चा एक स्पेशल बनना चाहता है, हर बच्चा एक स्पेशल तरह से काम करना चाहता है, जो टीचर को बहुत अच्छा काम लगे, ऐसा काम करना चाहता है। तो प्रोजेक्ट विधि कैसी है? बहुत अच्छी तरह आप लोग ध्यान रखना कि समाजीकरण पर विशेष बल देती है, और अनुभव और छात्र केंद्रित होती है ये। और क्या, इसे वास्तविकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये विद्यार्थी के जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण विद्यार्थी स्वयं ही करता है, ठीक है। और इस समूह में रहकर कार्य करने की प्रेरणा देती है, क्रियाशीलता को बढ़ाती है, छात्र केंद्रित होती है, ठीक है। ये होती है प्रोजेक्ट विधि। ओके, अब आगे विधि कौन सी है? आगे है विश्लेषण विधि। ये जो एनालिसिस की विधि है ना, आप जानते होंगे कि इसको अधिकतर मैथ्स में प्रयोग किया जाता है, गणित की प्रक्रिया को अपनाने में, गणित की प्रक्रिया को समझने में इसका प्रयोग किया जाता है, एनालिसिस का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई समस्या है बहुत बड़ी, उस समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लिया, ठीक है। क्या किया? ये विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में क्या करते हैं? अधिकतर इसका जो प्रयोग है ना, वो गणित की प्रक्रिया को अपनाने में करते हैं, ठीक है। गणित की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया था विश्लेषण विधि का, ठीक है। एनालिसिस इसमें करते हैं हम लोग गणित में अधिकतर। इसमें क्या करते हैं कि इसमें कोई समस्या है, कोई एक समस्या है, इस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर इसका हल किया जाता है, फिर इसको हल किया जाता है। ओके, ये कहलाती है विश्लेषण विधि। छोटे छोटे भागों में बांट दोगे एक बड़ी समस्या को, छोटे छोटे भागों में यहाँ बांट दोगे, उसके बाद उसका हल निकालोगे आप, ठीक। तो इसमें क्या होता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन एवं समीक्षा करते हुए हल करते हैं। जैसे सपोज़ क्या करना है आपको, किसी ने कहा कि एक त्रिभुज है, और उस त्रिभुज की जो लंब है, उस त्रिभुज का जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो आधार है वो 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा, ठीक है, कर्ण क्या होगा, ये कह दिया। अब हम इसमें क्या विश्लेषण करें भैया, अब इसका क्या करें, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें कैसे करना पड़ेगा? हमें ऐसे करना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति ने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय से एक त्रिभुज का कर्ण, लंब और आधार की व्याख्या करो, ठीक है, कर्ण, लंब, आधार की व्याख्या करो। जबकि लंब दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है कितना, आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ण कितना होगा, अब ये पूछा है कर्ण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालो, ये कह दिया इसमें। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता ही नहीं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। लेकिन अब इस पाइथागोरस प्रमेय को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा कि इसमें कुछ लंब भी होता होगा, कुछ आधार भी होता होगा, और कुछ कर्ण भी होता होगा, हमने इसमें बांटा। अब जब इसमें बांटा तो हमने इन तीनों को पकड़ा, और इन तीनों को पकड़कर हमने हल कर दिया। अब हमें कर्ण निकालने में आसानी हो गई, ठीक है।
तो इसमें क्या किया, एक बड़ी प्रॉब्लम ली, बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और फिर हमने समस्या को हल कर दिया। ठीक है, ये होती है विश्लेषण विधि। इसके जो जनक थे वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग थे। ठीक, ये विश्लेषण विधि हुई। अब वहीं इसकी दूसरी विधि है, उसे कहते हैं संश्लेषण विधि। ये क्या थी, एनालिसिस किया था हमने, विश्लेषण विधि थी, और दूसरी क्या है, संश्लेषण विधि। तो इसके जो जनक है ये वही हैं जो पिछली वाली विश्लेषण विधि के थे। इनका नाम है हेनरी आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और इसमें लिखा है कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि एक दूसरे की पूरक हैं। ये दोनों विधि एक दूसरे की पूरक हैं। इसका ज्योमेट्री में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले तो पाइथागोरस प्रमेय देखी थी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर हम पाइथागोरस प्रमेय की रचना कर देंगे। ठीक है, यहाँ ये है बस। ठीक है, यहाँ समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़कर हल निकाला जाता है। तो समस्या क्या थी, छोटी छोटी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़कर हल निकाल देगा। ये पाइथागोरस प्रमेय तैयार कर दिया हमने। पहले पाइथागोरस प्रमेय से छोटे टुकड़े किए, लेकिन अब छोटे टुकड़ों से बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ ऐसे हल निकाला जाता है। संश्लेषण विश्लेषण एक दूसरे की पूरक हैं, ये ज्योमेट्री में इसका यूज़ किया जाता है, याद रखना। ओके, अब 7वीं विधि है, 7वीं विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि यानी कि सिमुलेशन मेथड। ये तो आप जानते होंगे, अनुकरण विधि का हम पिछले 2 दिनों से वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। क्या, अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। जब कोई टीचर क्लास में अच्छी तरह बोलता है, समझाता है, तो बच्चे उसकी नकल करते हैं। तभी तो कहते हैं एक शिक्षक को स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, एक शिक्षक को शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसी के शुद्ध शब्दों के उच्चारण को सुनकर स्वयं बोलते हैं, उसकी नकल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चे किसका अनुकरण करते हैं, टीचर का अनुकरण करते हैं। टीचर जैसा बोलता है बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। जैसा आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में टीचर सिखाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाता है ना, ऐसा बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं, फिर बच्चे सीख जाते हैं, फिर वही बच्चे रिपीट करते हैं। तो बच्चे इसमें अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, टीचर की नकल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि में, इस विधि के आधार पर शुद्ध उच्चारण की भाषा को शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। शिक्षक को यहाँ शुद्ध उच्चारण करने वाला होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करे वो शब्दों का। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है छात्र शिक्षक के अनुकरण से लिखना पढ़ना बोलना सीखते हैं। बिल्कुल सही है, और इसके जो जनक थे ना वो थे प्लेटो। ठीक है, वैसे अनुकरण विधि को अरस्तु ने बताया था, लेकिन अरस्तु से पहले प्लेटो बता गए थे इसके बारे में। ठीक है, याद रखना। आगे की जो है 8वां मेथड है वो है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। अब ये व्याख्यान विधि भैया आज से नहीं है, ये तो पुरातन काल से चली आ रही है। आपने देखा होगा कि पहले बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाया करते थे, चाणक्य भी पढ़ाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को आपने देखा था, और भी बड़े बड़े जो टीचर्स हुआ करते थे ना, बड़े बड़े विद्वान जिन्हें अध्यापक कहते थे और गुरुजी बोलते थे, तो वो व्याख्यान द्वारा बताते थे। लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, केवल टीचर ने लेक्चर दे दिया। आप भी तो होता है डिग्री कॉलेजेस में कि बहुत सारे टीचर लेक्चर दे के चले गए, स्टूडेंट ने कुछ लिखा है नहीं लिखा उन्हें मतलब नहीं पड़ता। तो ये सबसे प्राचीन विधि है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। इसमें क्या करते हैं, कोई एक तथ्य पकड़ लेते हैं, कोई एक विषय पकड़ लेते हैं और उसकी व्याख्या कर देते हैं। जैसे किसी ने कोई भी चीज़ पकड़ ली, अब किसी ने पकड़ लिया प्रदूषण, अब प्रदूषण के ऊपर पूरा व्याख्यान दे दिया। स्टूडेंट केवल बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ टीचर पूरा व्याख्यान दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शिक्षक केंद्रित होती है। यहाँ बच्चे से मतलब नहीं है बहुत अधिक, यहाँ शिक्षक जो बोल रहा है ना, जो लेक्चर दे रहा है, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, बस इतना है। और ये स्मृति लेवल यानी मेमोरी लेवल का शिक्षण का अधिगम कराती है। इसमें टीचर तो लेक्चर दे रहा है, अब बच्चे कॉपी पेन लेकर थोड़े ना बैठे, बच्चे तो अपने दिमाग में भर रहे हैं कि टीचर बोल क्या रहा है। क्या बच्चे अपने दिमाग में ही तो भर रहे हैं ना टीचर बोल क्या रहा है। तो ये व्याख्यान विधि है। जैसे टीचर क्लास में घूमता फिरता हुआ शिक्षण करा रहा है, पढ़ा रहा है, और वो कोई कहानी सुना रहा है, और ऐसी कहानी सुना रहा है जो बड़ी अच्छी लग रही है, तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उस कहानी को। और ये कहानियाँ अधिकतर किस में आती हैं, सामाजिक विज्ञान में, इसमें आती हैं, इसलिए इसका प्रयोग मोस्टली सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, व्याख्यान विधि का। ठीक है, इसमें कक्षा में विषय वस्तु का भाषण के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है, विषय वस्तु का भाषण के रूप में। ओके, याद रखना है, भूल जाने के लिए नहीं हो रहा है, सब याद रखने के लिए हो रहा है। ठीक है, अब 9वीं विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि। एक डॉक्टर मारिया थी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी विधि में क्या था कि डॉक्टर मारिया जो थी ना, उन्होंने रूस में, उन्होंने जो रूस है, रशिया है, उन्होंने वहाँ पर एक प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया था उन्होंने, मंदबुद्धि बालकों पर प्रयोग किया था।
एक उन्होंने अपनी विधि अपनाई, एक शिक्षण की विधि उन्होंने अपनाई। तो मारिया मॉन्टेसरी जो है ना, देखिए इसमें लिखा है ना, इटली की चिकित्सक थी ये और शिक्षा शास्त्री, इटली की चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री। और इन्होंने क्या किया कि 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों पर इस विधि का प्रयोग किया था, 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों पर, ठीक है। और इसे मारिया मॉन्टेसरी विधि को इन्होंने विख्यात किया, डॉक्टर मारिया ने, ठीक है। इन्होंने रूस में जो मंदबुद्धि बालक थे ना, उनके सामने इस विधि का प्रस्तुतिकरण किया तो बच्चे उससे कुछ सीख पाए। अब पहले तो मंदबुद्धि बालकों पर किया गया, फिर उसके बाद सामान्य बालकों पर इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। फिर सामान्य बालकों पर किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और डॉक्टर मारिया ने एक बात कही थी कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो ये याद रखना कि मारिया मॉन्टेसरी विधि क्या है। ये इटली की चिकित्सक थी, शिक्षा शास्त्री थी। उन्होंने 2.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चों पर प्रयोग किया। पहले मंदबुद्धि बालकों पर किया रूस में, उसके बाद सामान्य बालकों पर किया, ठीक है। और शिक्षा के विषय में क्या कहा था कि इसका मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। अब आगे क्या है? आगे 10वीं विधि है। देखिए 10वीं और 11वीं विधि है ये, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे कि 10वीं विधि है डाल्टन विधि, जिसे डाल्टन मेथड बोलते हैं, डाल्टन लॉ भी बोलते हैं इसे। इसका जो जनक थे ना, वो थी कुमारी हेलेन पारखस्ट। ये इन डाल्टन विधि के जनक पूछ लिए जाते हैं। ये थी कुमारी हेलेन पारखस्ट, ठीक है। और विधि क्या थी? कक्षा में होने वाले शिक्षण दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। कक्षा में कुछ शिक्षण दोष होते हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए इसमें बच्चों को देखिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है और शिक्षक द्वारा कुछ कार्य छात्रों को निर्धारित समय में असाइनमेंट के रूप में करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी विधि है डाल्टन विधि। ये ऐसी है कि कुछ शिक्षण दोष जो होते हैं ना, उनको दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा टीचर कुछ काम देते हैं स्टूडेंट को और कहते हैं कि भैया टाइम से करके लाना है ना, कहते हैं ना बेटा टाइम से करके लाना। असाइनमेंट देते हैं बनाने के लिए, असाइनमेंट का मतलब होता है कार्यभार, और टाइम दे देंगे कि आप इस असाइनमेंट बना के लाना और ये आपको 4 दिन में जमा करना है, ये आपको 2 दिन में जमा करना है। तो ये जो मेथड है ना, ये डाल्टन मेथड माना जाता है, डाल्टन लॉ माना जाता है। इसमें बच्चे पूर्ण तरह स्वतंत्र हैं, वो असाइनमेंट में क्या बना कर लाएंगे, क्या नहीं बना कर लाएंगे। टीचर ने तो दे दिया केवल कि इस टॉपिक को बनाना, अब वो लिखने के लिए बच्चे स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये शिक्षण के दोष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस विधि का, ओके। और इसके जनक कौन है? कुमारी हेलेन पारखस्ट, याद रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यह है 11वीं विधि और अंतिम विधि। यहाँ इस टॉपिक की तो अंतिम विधि है, ठीक है। इसका नाम है भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। इसका दूसरा नाम ध्वन्यात्मक विधि भी है, ठीक है, ध्वन्यात्मक विधि, क्योंकि ध्वनि निकलती है, ध्वनि भाषा से रिलेटेड है, याद रखना, ओके। आप लोग बोलोगे बहुत याद रखने की बोलती हैं, तो भैया क्यों ना बोलूँ भाई, सीटेट का एग्ज़ाम जो क्लियर करना है आपको। इसका दूसरा नाम क्या है? ध्वन्यात्मक विधि। और इसके जो प्रवर्तक हैं ना, वो माइकल सेमर हैं। कौन है? माइकल सेमर। इन्होंने 1935 में इसके बारे में बताया था, भाषा संसर्ग विधि के बारे में, माइकल सेमर ने 1935 में, ओके। इसका दूसरा नाम है ध्वन्यात्मक विधि। और व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अब यहाँ व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता कि अ के बाद क्या आता है, ब के बाद क्या आता है। यहाँ तो डायरेक्ट व्याकरण का तुरंत ज्ञान दे दिया जाता है कि व्याकरण है क्या चीज़, गद्य पद्य क्या है, ये सब बता दिया जाता है, लेकिन व्याकरण के नियम नहीं बताए जाते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटेंस को बनाने के लिए ये नहीं बताया जाता कि नाउन कब आना है, हेल्पिंग वर्ब कब आना है, ऑब्जेक्ट कब आना है, ये नहीं बताया जाता। बस डायरेक्ट बता दिया जाता है कि व्याकरण की सेंटेंस कैसे बनना है, ठीक है। और ये प्राइमरी क्लास के लिए उपयोगी है और इसमें भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है, क्योंकि सिखाया जा रहा है ना, तो भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाता है। और ये पुस्तकों द्वारा ज्ञान दिया जाता है इसमें, ठीक है, पुस्तकों द्वारा। तो भैया ये हो गए मेथड टीचिंग के। आई होप आपको समझ आए होंगे, और नहीं समझ आए हों तो आप उसे दोबारा पढ़ लेना। हमने कोशिश की है कि इसमें हम थोड़ी क्लैरिटी डाल पाएँ, इसलिए स्केच पेन से लिखा गया है, और आप देख लेना। आपको समझ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हों तो दोबारा पढ़ लेना। हमने प्रयास किया आपको समझाने का। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे ज़रूर बढ़ाना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हम नहीं कहेंगे, आपकी इच्छा है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कर देना, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, और सीटेट के एग्ज़ाम में 110+ नंबर लेकर ही आने हर कीमत पर, ठीक है। ओके बाय, राम राम, राधे राधे। अगले टॉपिक बाद में देखते हैं, बाय।